नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपके सामने फिर एक नई क्लास लेके आया हूँ। आपके जीवन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट और आपके पेपर के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। उस क्लास को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो क्लास है आपकी अवस्थाओं को मैं पढ़ा रहा था बाल विकास में, उसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है मेरे भाइयों। और इसमें आदमी क्या करता है कि अपने जीवन के लिए लड़ता झगड़ता सब कुछ व्यक्ति करता है और अपने कैरियर को बनाने का भी पूरा प्रयास करता है। तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से, एक आदमी का एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा अपने कैरियर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्सअप होता है। एक होता है कि हमें कुछ दुनिया में कर दिखाना है और एक होता है कि हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है। इसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है हमारी किशोरावस्था। अब इस किशोरावस्था के बारे में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। अब देखिए, किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था जिसको अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है, ये पेपर में ही पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस माने होता है, ये आपके लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से लिया गया है। एडोल्स केयर का अर्थ होता है मेरे साथियों, एडोल्स केयर का मतलब होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी व्यक्ति जब परिपक्व हो रहा होता है तो उस ओर जब बढ़ रहा होता है तो उसको कहा जाता है एडोल्ट केयर। और एडोल्ट केयर शब्द से ही बना है एडोलसेंस। तो किशोरावस्था जो होती है वो एडोलसेंस होती है, यानी कि हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब ये हमारी, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था हमारे स्टैनले हॉल। बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के स्टैनले हॉल। और किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले ही मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हैं आपके स्टैनले हॉल। अब स्टैनले हॉल ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी, वो किताब ही लिख डाली किशोरावस्था के ऊपर। उस किताब का नाम रखा उन्होंने एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था ही रख दिया, किशोरावस्था। उनकी किताब का नाम था एडोलसेंस। उन्होंने कहा है कि एडोलसेंस जो है आपकी, यानी आपकी किशोरावस्था जो है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष, तूफान, तनाव और दबाव की अवस्था है। इन्होंने ये भी कहा है, तो इन्होंने दूसरी किताब उसी पे लिखी कि स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि आपके लिए जो स्ट्रेस मतलब कि आपका तनाव और तूफान की अवस्था, इन्होंने एक किताब लिखी कि तनाव और तूफान की अवस्था, इसको नाम दिया दूसरी किताब को। तो बड़े आसानी से आपको ये किताबें याद हो जाएंगी कि किशोरावस्था, एक तो सीधी सी आपकी एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, और दूसरी है आपकी स्टेज ऑफ स्ट्रीम एंड स्टॉर्म। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों कि इसमें जो हमारी जो किताबें हैं कि इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। ये पेपर में आपके सारे के सारे नाम पूछे जाते हैं कि इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, यानी इस आयु में होता क्या क्या है, उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया उपनाम। अब हम बात करते हैं, पहला उपनाम जो है वो है बसंत ऋतु की अवस्था। देखिए, हमारे जीवन में सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है बसंत। बसंत ऋतु में आप देखते हैं कि हम अब पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते निकलते हैं, और जो नए पत्ते निकलते हैं वो एकदम हरे भरे खूबसूरत निकलते हैं। तो इसीलिए इसको बसंत ऋतु की अवस्था कहा गया कि ये अवस्था होती तो कम समय के लिए है, लेकिन इसमें हम अपनी पुरानी चीज़ों को त्यागते हैं और अपने जीवन की नई दिशा को देना प्रारंभ करते हैं। यानी बालक अपना जो था, अभी तक बच्चा था, वो अपने कैरियर के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब वो अपने पुराने पत्ते यानी अपने कैरियर को, यानी आप हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं, अब आप कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे या अपने कैरियर बनाने की बात करेंगे, तो वो आपकी कहलाती है आपकी। इसीलिए इसको कहा जाता है बसंत ऋतु की अवस्था। दूसरा है दुखी अवस्था। अब बालक इस जमाने में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, इसी स्टेज में दुखी रहता है। बालक को लगता है, किसी को लगता है कि मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा, किसी को लगता है मैं कैरियर नहीं बना पा रहा हूँ,
किसी को लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई को लगता है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। तो इस वजह से अपने बालक जो दिवा स्वप्न देखते हैं उनके पूरे ना होने पर वो अत्यंत दुखी रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आपके दुखी अवस्था। तीसरा है आपका उलझन की अवस्था। बालक के सामने सबसे बड़ा जो कहते हैं कि दो मार्ग खड़े हो गए, हम बीच में खड़े हैं कि कहाँ पर हम जाएं। तो बालक के सामने सबसे ज़्यादा उलझन इसी अवस्था में होती है। जैसे आप लोगों ने अपनी स्टेज को याद करिए कि आप लोगों ने हाई स्कूल पास किया होगा, इंटर पास किया होगा, तो आपको स्वयं लगता होगा कभी ना कभी कि आखिरकार हम किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। बालक को कई प्रकार के संवेग पर परेशान कर रहे होते हैं, तो बालक उस समय भी उलझन में रहता है। बालक आपका परिपक्व बन रहा होता है तो उस समय भी कई प्रकार की उलझनें बालक के शरीर के अंदर मौजूद रहती हैं। कैरियर को लेकर भी मौजूद रहती हैं, अपने शरीर को लेकर भी मौजूद रहती हैं, अपने परिवार को लेकर भी मौजूद रहती हैं। बालक स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, तो इसी में वो उलझन में पड़ा रहता है। वो नहीं समझ पाता कि हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। तो इस तरीके की बहुत सारी उलझनें बालक के जीवन में इस अवस्था में रहती हैं, इसलिए इसको कहा गया है उलझन की अवस्था। अब बात करते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था। अब देखिए, जो बचपन में बालक था, शैशवावस्था में बालक था, तब हमने कहा था कि बालक चिंतन नहीं कर पा रहा है। फिर हमने कहा कि बालक मूर्त चिंतन, बाल्यावस्था में जब आया तो हमने कहा बालक मूर्त चिंतन कर रहा है। मूर्त का मतलब कि बालक जो है वो चीज़ें जो दिख रही हैं उनको देखकर चिंतन कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं अमूर्त चिंतन की, यानी बालक अपने दिमाग में ही सारे चिंतन कर ले रहा है, कोई भी आकृति, कोई भी समस्या अपने दिमाग में ही फिगर आउट कर ले रहा है। तो इसलिए इसको कहा गया है आपके अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी बालक आपका अमूर्त चिंतन कर रहा है। अब आगे बात कर रहे हैं कि स्वर्ण काल, इस स्टेज को कहा जाता है स्वर्ण काल, यानी जीवन का सबसे अच्छा काल। क्यों कहा जाता है स्वर्ण काल? क्योंकि इस स्टेज को अगर हमने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पार कर लिया तो ये हमारा जीवन बना देती है पूरा। और इस स्टेज में हमने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये जीवन हमारा बिगाड़ भी सकती है। तो इस स्टेज को इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है कि ये पूरे जीवन भर जो हम जो भी काम करते हैं उसकी जो आधारशिला रखी जाती है वो किशोरावस्था में ही रखी जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्ण काल। जितनी अच्छी आधारशिला होती है उतनी अच्छी बिल्डिंग बनती है, इसलिए इसको कहा जाता है जीवन का स्वर्ण काल। अगला है कि इसका नाम है विद्रोही। विद्रोही बालक को लगता है, अब देखिए विद्रोही क्यों होता है? क्योंकि बालक को किशोरावस्था में लगता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट व्यक्ति है, यानी वो कोई भी काम अच्छे से कर पा रहा है, ये उसको 100% गारंटी रहती है कि उसे लगता है, भले ही वो कर पाए या नहीं, तो उसे लगता है कि मैं माता पिता से भी बेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने गुरु से भी बेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने किसी से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ, समाज से भी मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इस वजह से वो इन सब चीज़ों के लिए विद्रोही हो जाता है कि मैं आखिरकार इन सब की लिए इनकी बातें क्यों मानूं, क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ। इस वजह से वो विद्रोही टाइप का उसका स्वभाव हो जाता है और संवेग भी उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज में वो बालक विद्रोही स्वभाव का बन जाता है, सबकी बातें मानने की अपेक्षा वो चाहता है कि मेरी बातें सब कोई माने। अगला है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। अब देखिए बालक के अंदर जो है वो कई प्रकार के, अब बालक बड़ा हो चुका है, बालक के अंदर संवेग परिवर्तन हो रहे हैं। संवेग परिवर्तन होने की वजह से बालक को इनको कंट्रोल भी करना होता है और संवेगों को कंट्रोल करने की आदत डालते डालते कभी कभी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस वजह से संवेगात्मक परिवर्तन इस अवस्था में ज़्यादा होता है। आप देखिए बालक को अधिक क्रोध आएगा, बालक अधिक चिड़चिड़ाएगा, बालक आपकी बात कम सुनेगा। तो इस वजह से ये आपके देखिए संवेगों का, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन हो रहा होता है, जिस वजह से बालक के वो स्वभाव में डेवलप हो जाता है। इसमें बालक की गलती नहीं होती है, वास्तव में उसके शारीरिक परिवर्तनों के कारण बालक में ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही होती हैं। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। द्रुत माने एकदम से होने वाला विकास द्रुत विकास कहलाता है। तो इस अवस्था में आप देखिएगा कि बालक जो है
वो बालक हमारा धीरे 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 न बढ़कर एकदम से तेजी पकड़ रहा है। आप 12 साल के बालक को देखिए और 15 साल के बालक को देखिए, आपको लगेगा कि ये तो एकदम पुरुषत्व की ओर पहुंच चुका है। तो इस वजह से इसको हम द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार परिभाषाएं क्या दी गई हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और किशोरावस्था की परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। तो हम इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने इसके ऊपर पूरी किताब ही लिख दी है। तो जब एडोलसेंस के ऊपर किताब लिख दी तो उन्होंने भी कई सारी परिभाषाएं भी स्टैनले हॉल ने दी हैं। अब देखिए स्टैनले हॉल ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें से पहली परिभाषा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यानी इस अवस्था में आपके बड़ा संघर्ष भी होता है, बालक को बड़ा तनाव भी रहता है, बड़ा तूफान के मतलब अंदर उसके जाने क्या क्या संवेग तैर रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो तूफान भी होता है। और विरोध भी बालक के समय पूरे समाज से विरोध करने की हिम्मत रखता है अंदर से अंदर, तो वो विरोध करने की शक्ति भी रखता है। तो उसको विरोध भी सभी कोई उसे अपने से नीचा लग रहा होता है, हम बात कर चुके हैं, तो बालक विरोध भी कर रहा होता है। तो इस वजह से इन्होंने एक नाम दिया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अब देखिए हमसे कहा जाए कि याद कैसे रखना है, तो याद रखने का तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जैसे हॉल, अपन लोगों की जब मीटिंग होती है या किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जब मीटिंग होती है हॉल में, और जब बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत तनाव, संघर्ष और तूफान भी उठ रहा होता है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं और संघर्ष की इच्छा भी हो रही होती है। इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे कि हॉल के अंदर हमारे अंदर बहुत सारा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध है, लेकिन हम लोग आराम से शांति से पी रहे होते हैं उनको सुनने के लिए, नहीं तो अंदर से कई प्रकार की आवाज़ें उठ रही होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। दूसरी परिभाषा है किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये शब्द ही पूछे जा चुके हैं पेपर में कि किशोरावस्था में जो आप स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी है उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष। तो ये वही तरीका है कि आपको याद करना है कि हॉल में आदमी जब आता है अधिकारी, तो अधिकारी जब सामने बैठ रहा होता है तो व्यक्ति के अंदर अत्यंत दबाव हो रहा होता है, यानी अपने ऑफिसर के सामने व्यक्ति को दबाव हो रहा होता है, अंदर तनाव भी हो रहा होता है कि पता नहीं काहे के लिए मीटिंग ली है, तो वो तनाव भी होता है। अंदर से तूफान उठ रहा होता है कि आखिरकार क्या है, मन तो कर रहा है कि इस मीटिंग से भाग जाऊं, या मेरे अंदर इसमें तूफान है, इतना तूफान है कि मैं इनकी सुनूं ही ना, और संघर्ष, इनके खिलाफ मैं अंदर से कुछ ना कुछ बोल दूं लग रहा होता है, लेकिन आदमी एम्प्लॉई आराम से बैठा होता है, कोई बोल नहीं रहा होता है, अंदर ही अंदर मन वो संघर्ष कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि हॉल की मीटिंग में ये सारे शब्द हमारे प्रयोग हो रहे होते हैं, आप लोगों ने फील किया होगा, तो वो आपकी कहलाएगी आपके दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहलाएगी। अगला है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास है वह अचानक होता है। आप लोग देखिए एक 12 साल का बालक है, अभी हमने चर्चा की थी, तो 12 साल का बालक है, आप 2 साल ही उससे नहीं मिले तो आपको लगेगा अरे ये तो अभी बच्चा था, ये तो अभी एकदम से बिल्कुल बड़ा हो गया, तो उसका शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से इस अवस्था में बढ़ता है। तो बालक के हाव भाव, चेहरा एहरा आप देखिए सब में परिवर्तन हो रहा होता है, तो उसका शरीर तेज़ी से बदल जाता है। मस्तिष्क भी, जो बालक अभी सोच नहीं पा रहा था उसके अंदर आज ये लग रहा है कि वो सोचने समझने की शक्ति अत्यंत आ गई। देखिए आप ही के घर में बालक हो, वो आपका 12 साल का बालक हो, आप उसको उतना महत्व नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो सलाह देने लायक नहीं होता। जब आपका 15-16 साल का बालक होता है तो वो आपकी बातों में सलाह भी देने लगता है और आप उसकी सलाह को स्वीकार भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से पहले से एकदम से परिपक्व हो चुका है। अब बात करते हैं सामाजिक। पहले आप देखिए बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसमें सामाजिकता के गुण उतने नहीं होते, केवल अपने समूह और मित्र मंडली के प्रति ही वो सामाजिक रहता है, लेकिन इस स्टेज में आकर बालक में
सामाजिक और सामाजिक स्टेटस बढ़ाने की भी एक होड़ मची हुई होती है। तो इस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास भी हो रहा होता है। आप लोगों को याद होगा कि आपके जो जवानी के मित्र हैं उनसे आपकी बहुत दिनों तक मित्रता चल रही है, तो आप उस समय का जो विकास हो रहा होता है वो समाज में हर को सम्मान देना, उठना बैठना इसी अवस्था में बालक सीख रहा होता है, समझ चुका होता है। वह अचानक होता है ये बात। तो हम लोग याद रखेंगे कि अब हमारे साथ जो है ये सारी चीज़ें अचानक हो रही हैं, ठीक है। ये भी परिभाषा किसने दी है, आपके हॉल ने दी है। अगला किलपैट्रिक। किलपैट्रिक की परिभाषा बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बिल्कुल हकीकत बात है कि किशोरावस्था में व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। इधर बालक अपने मित्र यारों के प्रति भी संवेदनशील होता है, इधर बालक को अपना सामाजिक स्टेटस भी बनाना होता है, इधर बालक को लगता है कि मैं में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ, उस ओर में चल रहा हूँ। इस समय बालक को लग रहा होता है कि मेरे अंदर जो भाव है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस समय बालक के अंदर कई प्रकार से शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ने की होड़ में उसके लिए ये सबसे कठिन काल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में जो बन गया वो जीवन भर बन गया, जो किशोरावस्था में नहीं बन पाया वो नहीं बन पाया। तो अब किलपैट्रिक की परिभाषा कैसे याद रखेंगे, कुछ जुगाड़ भी ढूंढना है। तो किल माने मरना, और मरने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। जब आदमी मरता है तो उसे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है या कठिनाई होती है। तो आप याद रखिएगा कि किल माने मरना, मरने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो कठिन काल कौन सा हो गया आपका, किलपैट्रिक का। अगला है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने भी बहुत अच्छी बात की है कि किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। लिखा हुआ है, इसको अवस्था पढ़िएगा आप। तो किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में बालक सबसे ज़्यादा अपराध, और मुझे तो याद है कि सभी ने अपराध किया होगा, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, कभी ना कभी उसने 16-17 साल की एज में कभी ना कभी घर से 10-20 रुपया चोरी किए हो, पेन चोरी किया हो, कोई आइसक्रीम चुरा के खाई हो। तो कुछ ना कुछ अपराध तो व्यक्ति ने किया ही है, चाहे वो घर में किया हो या बालक कई बार बाहर नशे में पड़ जाते हैं तो उस तरीके के अपराधों में भी चले जाते हैं, यारी संगत में भी बालक अपराध करने लग जाते हैं। तो इसमें बालक के सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में इस समय बालक को डर ही नहीं लग रहा होता है, ना समाज से, ना आपके नियम से, ना संविधान से। तो इस समय बालक अपराध कर जाता है। तो इसको कहा जाता है। अब याद कैसे रखना है, अब बात आती है कि याद कैसे रखेंगे हम। तो देखिए, अपने यहाँ जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसको हमारी भारतीय संस्कृति अपराध मानती है। तो हमें याद रखना है कि वैलेंटाइन डे एक अपराध की अवस्था है। तो बहुत बढ़िया तरीके से मुझे ऐसा है कि आपको ये परिभाषा याद करने में भी सहूलियत रहेगी और बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी हैं। और ये परिभाषाएं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ये कई बार पेपर में भी आ चुकी हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।